डायनेमिक्स क्या होती है जी? व्हाट इज डायनेमिक्स? किसे कहते हैं हम डायनेमिक्स? हम्म। हम्म। सब कोचिंग में सब कुछ पढ़ाते हैं बट यही नहीं होता। राइट। देखो, किसी बॉडी पे अगर फोर्सेस लगते हैं, किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे, या कई ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, कई ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, इट इज मैनी ऑब्जेक्ट्स। अगर इन पर कुछ फोर्सेस लगते हैं, अगर इनके ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं, F1 लगा, F2 लगा, F3 लगा, राइट, ऐसे यहां पर भी कुछ फोर्सेस लगे, F1 लगा, F2 लगा, कुछ F3 लगा, राइट। जब फोर्सेस लगते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है जी, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और दूसरी बात क्या हो सकती है? बोलो। फोर्सेस आर अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड। सही बात है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बैलेंस या अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो क्या होगा? इसको हम कहते हैं, स्टेशनरी रेस्ट पर है। हाँ, रेस्ट पर हो सकता है। रेस्ट पर हो सकता है तो उसको कहते हैं स्टैटिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। और अगर अनबैलेंस और चल रहा है, इसमें एक्सीलरेशन भी होगी, तो हम उस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। राइट। और दोनों मिला के दे आर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ effect of forces on the motion of objects, है ना? स्टडी ऑफ effect of forces। तो अगर चल रहे हैं तो डायनेमिक्स, और रुके हैं तो मैकेनिक्स। दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है। जब आप कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट ईयर में कॉमन कोर्सेज होते हैं, तो उसमें कोर्स होता है, उसका नाम होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कोर्स का नाम होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है। उसके आगे लिखा होता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। मतलब हमारी बुक में, सिलेबस में दोनों चीजें कवर्ड है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये सभी बच्चों को पकड़ाते हैं, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, क्योंकि बेसिक सबको आना चाहिए। अब तो ये आना और बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, AI इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, तो अल्टीमेटली आपको रोबोट्स बनाने में शामिल होना है। अब तो रोबोट्स आएंगे ना आगे, तो रोबोट्स आएंगे तो ये तो देखना पड़ेगा कि हाथ रोबोट दौड़ रहा है, या चल रहा है, या हाथ उठा रहा है, तो फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस लगेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कितनी एक्सीलरेशन आएगी, कैसे मोशन आएगा, वेलोसिटी कैसे आएगी, उसकी काइनेमेटिक्स भी स्टडी करनी पड़ेगी, और उसकी डायनेमिक्स भी स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। तो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, राइट, गोइंग टू बी ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। ठीक बात है, बढ़िया बात है। राइट। स्टैटिस्टिक्स कौन जरूरत पड़ती है ज्यादा? इनको स्टैटिस्टिक्स कौन पढ़ते हैं? मान लो कोई बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग तो चलती नहीं है, तो सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, ब्रिजेस, ये सब क्या रुके हुए हैं? रुके हुए, ये स्टैटिक्स के पार्ट। दीज आर पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। राइट। सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के ज्यादा काम आने वाली चीज है। और क्या होता है? मैकेनिकल, दे कैन बी हम्म। मशीन बेड्स, एंड देन स्टैटिक मशीन कंपोनेंट्स। मशीन कंपोनेंट सारे थोड़ी चलते हैं, कुछ रुके हुए भी तो होते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी काम की चीज है। हम्म। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक सबके काम की चीज है। राइट। ये ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रिक मोटर अगर घूमेगी तब भी तो फोर्सेस लगेंगे उसके ऊपर, वाइब्रेट भी करेगी। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है।
ये हमें समझ में आ गई दोनों बात, मोटी मोटी बात जो है, राइट। तो हाँ। चलो, हम सबसे आसान स्टार्ट करने के लिए क्या पॉइंट रहेगा? सबसे आसान करेगा सिंगल मास। क्यों जी? हमने क्या कहा? हाँ। या तो एक ऑब्जेक्ट है या मैनी ऑब्जेक्ट है। मैनी आसान होता है कि एक आसान होता है? सिंग। एक आसान होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद वन, लेट अस स्टार्ट विद वन। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक बात और इसके अंदर हम करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। दो कंसेप्ट हमारे आर्टिफिशियल कंसेप्ट हैं जो बहुत काम के हैं। एक तो कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। व्हाट इज द रिजिड बॉडी? उसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड। हाँ मतलब चलो, वो तो बात ठीक है, अंदर तो हमने देखा नहीं कैसे है। पर हमारे मतलब की काम क्या बात है सुंदर, रिजिड बॉडी में क्या होता है? रिजिड बॉडी में क्या होता है? अगर कोई फोर्स लगाओ तो ये डिफॉर्म नहीं करती। हाँ। डज नॉट डिफॉर्म विथ फोर्सेस। फोर्सेस से ये डिफॉर्म नहीं करती। ठीक है। डिफॉर्म करने से समस्या क्या आएगी? हमारी स्टडी कॉम्प्लिकेट हो जाती है डिफॉर्म करने से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई डिफॉर्म हो रही है तो अभी मैं कहूंगा अगर डिफॉर्म नहीं हो रही, मान लो उसके ऊपर मैं इस तरह फोर्स लगाऊं, ये बॉडी है, ऐसे इधर फोर्स लगाऊं, तो मैं क्या कहूंगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फोर्स बाय मास। हाँ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फोर्स बाय मास। लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है, अगर ये नॉन रिजिड बॉडी है, मान लो स्पॉन्ज टाइप की है कोई बॉडी, नॉन रिजिड, तब क्या होगा इस पे फोर्स लगाने से? शेप चेंज जाएगी तो ये पार्टिकल फोर्स। की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और है, इस हाँ। पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और है, ये पार्टिकल की शेप चेंज हो रही है, इस तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, ये इधर से ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है। तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग, एक्सेलरेशन अलग, अब मैं क्या एग्जामिन करूं उसके अंदर? है जी, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला हमारा नहीं लग पाएगा। सिंपल फॉर्मूला हमारा कब लग पाएगा? जब पूरी बॉडी की एक ही एक्सेलरेशन हो और पूरी बॉडी की एक ही वेलोसिटी हो। ठीक है ना? तो आसान क्या रहेगा? हम स्टार्ट कैसे करेंगे स्टडी अपनी डायनामिक्स की? सिंगल मास होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? रिजिड। रिजिड होना चाहिए। वन वेलोसिटी वन एक्सेलरेशन। है जी। तब हाँ। हमारा स्टडी करना आसान हो जाएगा, तब हमारा स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो एक सब समझ में आ गया रिजिड बॉडी का। अब आप कहोगे एक बात और भी हो सकती है भाई, अगर ये बॉडी मेरी ऐसे है तो अभी तो हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी और अलग अलग हो। मान लो ये घूम रही है, तो देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है और हाँ। सबकी एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकती है, राइट। अलग अलग एक्सेलरेशन भी है और वैसे भी अलग। हम कहेंगे फिर से कंप्लीट हो गया ये, फिर से कॉम्प्लिकेट हो गया। तो कौन सा ऐसा मास है जिसकी एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक ही एक्सेलरेशन हो सकती है ना? ऐसा क्या हो सकता है? सिंगल। अगर मैं पॉइंट मास ले लूं, अगर मैं कंसिडर करूं पॉइंट मास। मास कैसा है? एक पॉइंट के जैसा। अब मुझे बताओ, पॉइंट में तो अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है क्या? भैया अलग अलग पॉइंट है तब तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है। लेकिन अगर पूरा मास एक ही पॉइंट होता तब तो उसकी एक ही वेलोसिटी होती और उसकी एक ही एक्सीलरेशन होती, राइट। तो दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब आवर स्टडी इन डायनेमिक्स, राइट, टू कंटिन्यू विद आवर स्टडी इन डायनेमिक्स। वन कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, दैट मीन डजंट डिफॉर्म। एंड पॉइंट मास क्या है? दोनों को मिला के क्या बनने वाला है हमारा? पॉइंट मास। दोनों मिला के क्या बनने वाला है? वन वेलोसिटी वन वन। एक्सीलरेशन। वन। हाँ। ये अचीव करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया ड्रामा, राइट।
जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान हो जाए, राइट। क्या हम इसके हम्म। बाद और कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो लोग सब मशीन बनाते हैं, सब बनाते हैं, उनको आइडियल लाइफ थोड़ी मिलती है, पॉइंट मास से थोड़ी करते रहेंगे वो। मगर इट्स जस्ट टू बिगिन विद, राइट। इट इज बिगिन व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी इन नर्सरी। यू स्टार्ट विद ABCD, राइट। उसके बाद तो कितना आगे चले जाते हैं, मगर स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं से। ये ठीक बात है। ओके। तो ये हमने कंसेप्चुलाइज कर लिया। एक और बात हम कर सकते हैं। हमें पर्पस क्या था अचीव करना? पर्पस क्या था हमारा रिजिड बॉडी उसके पीछे, पॉइंट मास के पीछे? वन पर्पस ऑफ वेलोसिटी वन एक्सेलरेशन। वन वेलोसिटी वन एक्सीलरेशन। ठीक है। इसका एक और तरीका भी होता है। इसका एक तरीका होता है अनवी, राइट। मान लो ये मेरी कोई बॉडी है। इस पॉइंट को कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ मास। हर एक बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास रहेगा। हर एक बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है। जैसे मान लो ये कोई रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? मिडिल में, राइट। C, सेंटर ऑफ मास है। ध्यान से देखने, अपने हाथ में कोई पेन वगैरह उठा के देखो। ठीक है। किसी चीज पे आप रख भी सकते हो उसको। किसी सरफेस पे रख लो। ऐसे रख लो किसी चीज पे। ठीक है। अब मान लो मैं इसके इधर कहीं साइड से फोर्स लगाऊं। साइड से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? करके देखो। लेट मी टेक ए पेन। इसको साइड से फोर्स लगाऊं यूं तो क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? रिवर्ट। इज इट रोटेटिंग? इट इज रोटेटिंग। अगर मैं इधर से कहीं लगाऊं तो वापिस रोटेट। इट इज रोटेटिंग इन द अदर डायरेक्शन, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे घूम रहा है, नहीं? और अगर मैं यहां से फोर्स क्लॉकवाइज। लगाऊं तो ये एंटी। ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगाऊं सामने जाए। तब ये कहीं नहीं घूमेगा। तब ये सीधा चला जाएगा। हाँ। और जब सीधा जाएगा तो क्या होगा? ये पॉइंट, 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 सब सीधे जाएंगे। और सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम। सबकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बढ़िया बात है, राइट। तो कहने का मतलब है, अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इफ द अप्लाइड फोर्स passes through the center of mass is a brilliant point, right? It's a magic point. If the applied force passes through the center of mass, then what happens? The body does not rotate, does not rotate. And then what happens? All points of the body have same velocity and same acceleration. तो जो हमारा पर्पस था वो अचीव हो गया। वन वेलोसिटी और वन एक्सीलरेशन अचीव, राइट। तो हम ज्यादा क्वेश्चन कैसे करेंगे? या तो हम पॉइंट मास मान लेंगे, या हम ऐसे करेंगे जिसमें कि हमारा फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तब हम आसानी से अपना मैकेनिक्स का शुरू का डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? जब फोर्स सेंटर से पास नहीं करते, व्हेन द फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देन व्हाट हैपेंस? रोटेट। वेरी गुड। द ऑब्जेक्ट रोटेट, राइट। एंड दिस पार्ट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड, दिस पार्ट ऑफ आवर स्टडी is called
रोटेशनल डायनेमिक्स, इट इज कॉल्ड रोटेशनल डायनेमिक्स। तो ये अलग चैप्टर नॉर्मली इसका रहता है, रोटेशनल डायनेमिक्स का। ठीक है, अभी जो हम शुरू में करेंगे नॉर्मल डायनेमिक्स, वो कैसी है? रोटेशनल नहीं है उसके अंदर। ऑब्जेक्ट्स विल बी आइदर मूविंग, आइदर नॉट रोटेटिंग, और दे विल बी पॉइंट साइज, तो दे कांट रोटेट। हाँ। हैं? तो दो तरीके हम केसेस अभी करेंगे। एक तो हम ऐसे केसेस करेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट बड़ा भी अगर है, लेकिन फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट रोटेटिंग। मतलब हम नॉन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट करेंगे, दो तरीके हम करेंगे। ठीक है, यू गॉट सम आइडिया रिगार्डिंग व्हाट हम्म। वी आर गोना डू, राइट? हाँ। ओके। आर द नेचुरल फोर्सेस passing through center of mass? Is the gravitational force pass through center of mass? Is the gravitational force passing through the center of mass? हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे तो क्वेश्चन हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बहुत सारे क्वेश्चन में। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो क्या वो घूमेगी? अगर मैं किसी ईंट को मान लो ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दूं, ध्यान से ड्रॉप कर दूं, ऐसे किसी मान लो इस पेन को मैं नीचे ड्रॉप कर दूं, क्या ये घुमा? नहीं। नहीं घुमा। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशन हाँ, फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूजुअली passes थ्रू सेंटर ऑफ मास। यस, यूजुअली। व्हाई डू आई से यूजुअली? वेल दैट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन टॉक अबाउट दैट। बट हम जो क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर मैकेनिक्स में, डायनेमिक्स में, उनमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से ही अप्लाई करेगा। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल। उन केसेस में होएगा ना, लाइक जैसे स्काई डाइविंग में वो घूम घूम के नीचे नहीं नहीं, गिरते हैं। नहीं नहीं, उसका रीजन दूसरा है। अगर कोई चीज घूमती है, अगर कोई चीज घूम रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं घूम रही। अगर मैं उसको ऐसे घुमा दूं, फेंकने के पहले घुमा दूं, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये मान लो जी कोई टेबल है, यहां पर हमारी कोई बॉटल रखी हुई थी किनारे पे। कई बार होता है ना, किनारे बॉटल रख देते हैं गलती से, तो उसको थोड़ी ठसक लगी, गिर गई। तो गिर गई तो कैसे जाएगी ये? ऐसे हो जाएगी, है ना? हाँ। उसके बाद जब ये नीचे गिरेगी, तो देखो यहां से भी इसको एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यहां से दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। mg तो लग रहा है सेंटर से, मगर टेबल के किनारे से भी एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। हम्म। तो ये फोर्स इसको घुमाएगा, mg नहीं घुमाएगा, ये वाला फोर्स घुमाएगा। और एक बार घूमना शुरू कर दे, तो फिर घूमते घूमते नीचे आएगी। एक बार घूमने लग जाए तो फिर घूमती रहेगी। तो रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज द हाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? कि हम्म। समथिंग विच इज मूविंग विल कंटिन्यू मूविंग unless you हाँ। do something to stop it, right? हम्म। Make sense, right? तो उसका रीजन ये है, जो हमारे यूजुअली उस सेंस में नहीं लिखा। यूजुअली का मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, हो सकता है ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसा। हम्म। बादल भी होते हैं कई बार बहुत बड़े बड़े, ऐसा है, राइट? तो हो सकता है कि यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहां पर 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जी की वैल्यू अपने आप ही बदल गई। अगर जी की वैल्यू पूरे में सेम नहीं है, तब भी सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स पास नहीं करेगा। वो तभी करेगा जी की वैल्यू सब जगह करते हैं। तो दैट इज द आंसर, सिंस यू आस्क्ड आई टोल्ड यू द रीजन, राइट? बट बट जी की वैल्यू ऐसे कैसे बदल जाती है? जी की वैल्यू ऐसे कैसे बदल जाती है? जी की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर आने वाला है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
थोड़ा आपने इसमें पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में। क्या होता है, ये अर्थ है। हाँ। तो अर्थ के सेंटर से ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है पता है आपको? इट इज कैपिटल जी विच इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू एम कैपिटल एम विच इज द मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई, आर्स। हाँ, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मैं ज्यादा दूर चला जाऊंगा अर्थ से तो आर तो चेंज हो रहा है ना। अर्थ के हम्म। सरफेस के पास तो आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मगर जितनी ऊपर हम्म। जाऊंगा आर की वैल्यू बदल रही है, तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं? एंड दैट इज वाई जी इज नॉट कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा बहुत, तो अलग अलग पॉइंट पे जी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। डज दैट हम्म। आंसर योर क्वेश्चन? हाँ। राइट। ओके। तो हमने थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर दी 9 मैथ्स की, जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने कुछ बाउंड्री सेट कर दी। ओके। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करें। एक सिंपल क्वेश्चन करें, अगर मुझे बताओ, दिस इज द ग्राउंड राइट। इसको हम कह रहे हैं स्मूथ है, मान लीजिए। ग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकता है। स्मूथ का क्या मतलब होता है? फ्रिक्शन नहीं लगी। स्मूथ का क्या मतलब होता है, फिर से बोलो। देयर इज नो फ्रिक्शन। वेरी गुड आंसर। देयर इज नो फ्रिक्शन, दैट इज द मीनिंग। जैसे रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या था? इट वोंट डिफॉर्म। अब बोले फ्रिक्शन, देयर इज नो, मतलब ये इसमें स्मूथ है, चिकना है, इन सब बातों का मतलब नहीं है ना। प्रैक्टिकल मीनिंग हम्म। क्या है? कि फ्रिक्शन फोर्स को अपने इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल है, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट। ओके। हाँ। यहां पर मेरा ये ब्लॉक था, दिस इज ए ब्लॉक, राइट। इसके हम्म। ऊपर मैं ऐसे एक रस्सी से, दिस इज ए स्ट्रिंग या रोप कहूं मैं, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए कुछ एफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ये ब्लॉक है 5 kg का। तो क्या होगा, नो व्हाट विल हैपन? वी आर स्टार्टिंग वेरी वेरी सिंपल, वन फोर्स, वन मास। इट्स ए लार्ज मास बट द फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसा मान लो अभी। व्हाट विल हैपन बताओ? उस तरफ एक्सेलरेट करेगा, फोर्स एक्सेलेरेशन करेगा, डायरेक्शन। कितनी एक्सेलेरेशन हो जाएगी इसकी? एम इंटू, सॉरी, एफ बाय एम होगा। हाँ, तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसकी एक्सेलेरेशन हो गई। इसके बाद हाँ। अगर मुझे सॉल्व करना है कि अगर मैं कहूं आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, हम निकाल सकते हैं? बोलो, कितनी हो जाएगी? इसको वैसे मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मुझे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगी, U+80। यू प्लस तो 0 + 2 × 1, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इन 1 सेकेंड? 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कैसे सॉल्व किया? एस इक्वल्स हाफ एट स्क्वायर। ओके, हाफ इंटू 2 × 1 स्क्वायर, 1 मीटर, वन राइट। मीटर तो कहने का मतलब अब मैं इसके ऊपर वापस अपने पुराने चैप्टर पे आ जाऊं, 1D मोशन पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बात को। अगर मैं दो मासेस रख दूं, ये मान लीजिए 3 kg है, ये 2 kg है।
अब दो रस्सियां हैं, दिस इज स्ट्रिंग वन, दिस इज स्ट्रिंग टू, राइट? स्ट्रिंग टू ने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, स्ट्रिंग टू ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, अब क्या होगा? उस तरफ ही एक्सेलरेट होगी। उस तरफ एक्सीलरेट होगी। हाँ, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही सब थी। कैसे किया हमने? क्योंकि दोनों ब्लॉक्स में मास है और दोनों अटैच्ड हैं, तो वो फिर कलेक्टिव एक मास भी काउंट हो सकता वेरी गुड। सिंस दे आर कनेक्टेड, है। तो हमारा, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल जो लगाया वो क्या लगाया? कॉमन सेंस, है जी। फर्स्ट प्रिंसिपल हम्म। लगाया कॉमन सेंस। क्या फिजिक्स लगाई? जो आपने बोला अटैच्ड है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि भैया अगर दोनों अटैच्ड हैं तो इसको खींच रहे हैं तो ये भी साथ में खींचेगा, हम्म। और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकती। दे कांट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हाई? बिकॉज वी आर अटैच्ड। तो द टू ब्लॉक्स वो टेक्निकली एक पार्टिकल की तरह ही कैन एक्ट नॉट कर हैव सकता है। डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हाई? थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड ऐसा। आंसर दो। आपका आंसर अच्छा है, थोड़ा सा और मैथमेटिकली रिग्रेस, लॉजिकली रिग्रेस। द टू ब्लॉक्स कैन नॉट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हाई? सपोज इनकी वेलोसिटी अलग होती है, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, है ना, बहुत बहुत यूज करते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। सपोज द वेलोसिटीज आर डिफरेंट, हम्म। एंड व्हाट विल हैपन? ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। सपोज वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, देन व्हाट विल हैपन? अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वी ए इज मोर देन वी बी, हम्म। या तो वी ए इज यस। लेस देन वी बी। अगर वी ए लेस देन वी बी होगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस रोप? भी ज्यादा तेज चलेगा मेरे से ये और ज्यादा आगे आगे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ हाँ। जाएगा, हाँ। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज। हम्म। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज। बट क्या किसी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ सकती है? सुतली है अगर रस्सी है तो, अनलेस इट इज स्ट्रेचेबल, अनलेस इट इज स्ट्रेचेबल। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ए एंड बी आर ज्वाइंड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसा पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है जी, लिखा होता है ना? हम्म। दे आर अटैच विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब समझ में आया इनएक्सटेंसिबल वर्ड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दैट इज हाउ वी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन कि देयर वेलोसिटीज वी बी, if Va is less than Vb, then the string will increase in length. But we already said that the string is inextensible. Its length cannot increase. Therefore, this position is ruled out. This cannot happen. What will happen if Va is more than Vb? And तो what? फिर वो बीए आगे चला जाएगा बीए से। So string will क्या? become loose. हाँ। String becomes loose. ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने होते हैं। देखो फोर्स तो हमने यहां लगाया था, अगर हाँ। इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? नहीं मतलब जैसे कि वी नहीं, छोटा सेंस नहीं नहीं नहीं, बनता। आप बोलो। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, यही दिमाग में, इन्हीं के कारण तो मुश्किल होती है। अगर ये क्वेश्चन में क्लियर हो तो कोई फिजिक्स कोई पढ़ लेगा फिर तो। मतलब मेरा तो वो था कि अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, बट अगर वी ए की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? ये कोई रस्सी क्या कर सकती है? अगर इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने बात कही, व्हाट कैन ए स्ट्रिंग डू? व्हाट कैन ए स्ट्रिंग डू, बताओ? ए स्ट्रिंग कैन ओनली पुल समथिंग, इट कैन ओनली पुल। कैन इट पुश? कैन इट पुश? नो। ये कोई सामान पड़ा है जी,
आपने सीधा रस्सी जोड़ दी, अब रस्सी को खींचोगे तो ही चलेगा। मगर क्या हम्म। रस्सी को कह सकते हो अरे इस ब्लॉक को इधर पुश कर दो, और रस्सी कैसे पुश करेगी? रस्सी तो ढीली हो जाएगी इसको ऐसे करेंगे तो, और ब्लॉक को पुश नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएंगे। तो रस्सी की खासियत है, क्या कर सकती है? पुश। इट कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। तो सॉरी मैं आपको। हाँ ठीक है, इट कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, ठीक है। इसका मतलब ये रस्सी 3 kg ब्लॉक को सिर्फ इस तरफ लेके जा सकती है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके जा हम्म। सकती। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हम्म। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, अपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि रस्सी, रस्सी से तो फोर्स मिल रहा है इसको, और कहीं से तो मिल नहीं रहा। मगर रस्सी इसको सिर्फ अपनी तरफ खींच सकती है, दूसरी तरफ नहीं भेज सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिक्स का, ये पॉइंट पॉइंट जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रोप, ऑफ दिस स्ट्रिंग? इट कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, ठीक है। तो बाई चांस मान लो ऐसा हो भी गया, इसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा? रस्सी ढीली हो जाएगी। जब रस्सी ढीली हो जाएगी तो क्या होगा? फोर्स मिलना बंद हो जाएगा, हम्म। फोर्स टू ए स्टॉप, और उसकी वेलोसिटी, रस्सी ढीली हो जाएगी। मगर हमने ऐसा तो नहीं देखा कि हमने खींचा तो रस्सी ढीली हो गई, रस्सी तो टाइट। Nice. तो सिंस द रोप हैज रिमेन टॉट, सिंस द रोप हैज remained taut, you understand taut? Tight, right? हाँ। Since the rope has remained taut, we can say that VA is not more than VB, and we also said VA is not less than VB. So both these situations are not possible. The only situation possible is VA is equal to VB. That is the only possibility. ठीक है? This is a mathematically rigorous way of, logically rigorous way of saying the same thing which you very well said with common sense, very elegantly. If they are tied together, they will move. That's how a common man will speak. And that is quite lovely, right? That's quite lovely. फिर भी in a physics class we need to tell the more rigorous logic also. But आपकी बात बिल्कुल सही थी. It needed not improvement really. It was a perfect statement what you said. ये ठीक हो गया? हाँ। अच्छा, अब इनकी वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब ये भी है कि इनकी एक्सेलरेशन सेम है। हम्म। आपने कहा कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, वो क्यों कहा आपने? वेलोसिटी सेम होगी हमने प्रूव कर दिया, पर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर दोनों एक रस्सी से बंधे हैं तो दोनों की ऐसा क्यों? वही है कि एक जगह जा रहे हैं तो जितनी एक की वेलोसिटी की, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की उतनी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत दूसरी बढ़िया बात है। आप कहोगे भाई साहब अभी तो वेलोसिटी इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड है, मगर थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड बाद, मान लो इसकी 6 हो जाए, तो इसकी भी तो 6 होनी पड़ेगी, हम्म। वरना तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बदल जाएगी। मगर वेलोसिटी ना सिर्फ अभी बराबर होनी चाहिए, थोड़ी देर बाद भी बराबर होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी भी सेम है और दोनों की एक्सीलरेशन भी सेम। सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसको मैंने कॉमन सेंस दिखा, वी कॉल इज दी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ये सबसे पहले सेट करनी पड़ती है हमें, इवन बिफोर अप्लाइंग द लॉज ऑफ मोशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है जी। कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये क्या कह रही है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये कह रही है कि दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन सर्टेन वे बिकॉज ऑफ दे आर टाइट। तो ये दो बातें कह रही है, वी ए इज इक्वल टू वी बी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी। ऐसा हमने कहा, ठीक है। ओके, अब एक्सीलरेशन हम निकालेंगे कैसे? रोप में क्या चीज होती है? एक चीज होती है टेंशन। स्ट्रिंग में क्या चीज होती है? टेंशन। टेंशन। थर्ड हमारी आइडियलाइजेशन, दो आइडियलाइजेशन हमने पहले की थी, रिजिड बॉडी, फिर हमने की थी पॉइंट मास, दो आइडियलाइजेशन की थी, राइट। अभी हमने एक और रिलेशन थोड़ी देर पहले की थी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये मेरी स्ट्रिंग कैसी है, खींच नहीं सकती, थोड़ी बहुत तो स्ट्रिंग खींचती है।
मगर हम फिर भी एक आइडियल हमने सिचुएशन बनाई कि स्ट्रिंग इज Makes इनएक्सटेंसिबल। sense. एक चौथी आइडियलाइजेशन हम कर रहे हैं, इट इज ए मासलेस स्ट्रिंग, इट इज ए हाँ, मासलेस स्ट्रिंग। तो हमारी स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस भी है और अनस्ट्रेचेबल भी है। वाह भाई वाह। मासलेस भी है, अनस्ट्रेचेबल भी है, ऐसी हमारी स्ट्रिंग है। अगर मासलेस स्ट्रिंग होती है उसमें क्या होता है? सेम टेंशन थ्रू आउट, सेम हाँ, टेंशन, सेम टेंशन true. थ्रू आउट। ऐसा क्यों? हर किसी भी पॉइंट का मास नहीं है तो हर पॉइंट में सेम ही फोर्स है, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट की एक्सेलरेशन भी सेम हर पॉइंट की एक्सेलरेशन भी सेम है। अच्छा, और अगर मास मास लेस ना होती तब तब कैसे टेंशन अलग अलग हो जाती? तभी तो सब पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम होती है। राइट। हाँ, राइट। तो ऐसा क्यों है? अब ये ठीक है, हम लोग कर देते हैं भाई, टेंशन सब में सेम ले लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम भी यही करेंगे। मगर शुरू में तो सतीश थोड़ी सी कराएंगे, उसके बाद तो मैथ्स ही करना है पूरे टाइम। लेकिन थोड़ी बातें अगर दिमाग में रहे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने कोई रट्टा नहीं मार रखा, टेंशन सब जगह सेम होती है, ऐसा रट्टा नहीं मार रखा ना। वी अंडरस्टैंड एंड वी कैन लॉजिकली प्रूफ दैट टेंशन सब जगह सेम होती है। व्हाट इज दैट प्रूफ? फिर से प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। ऐसी चीजें जो करते हैं हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से करते हैं, हमने देखा होगा पहले भी, राइट। तो मान लो जी हमारी ये कोई रस्सी है जी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स से लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच था, जैसे हमारा था ये पहले शुरू में, 5 kg का ब्लॉक था। समझ में आ रही बात? तो अब देखो, यहां से अगर मैं देखूं इस जगह पे रस्सी में क्या टेंशन है, तो मैं क्या करूंगा? अब एक और चीज आपने सुनी होगी, टेक्निक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? टेक्निक ऑफ FBD, राइट। ये बहुत यूज करते हैं भाई हम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं इस रस्सी के टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री डायग्राम मतलब सिर्फ उतनी चीज बताऊंगा और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बनाऊंगा, बाकी सब नहीं बनाऊंगा। तो अगर मैं इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं रस्सी का, तो क्या लगेगा देखने में? ये वाला पीस बनाया हमने जी, ठीक है जी। रस्सी के आगे के हिस्से को हम खींच रहे हैं, किससे? 10 न्यूटन फोर्स से। मेरा कहना है कि यहां से जो रस्सी का ही पीछे वाला हिस्सा है वो उसको ऐसे खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से। वो उसको पीछे 10 न्यूटन फोर्स से पूछ रहा है, ऐसा क्यों? मुझे कैसे पता चला कि 10 न्यूटन से खींच रहा है? आगे तो मैंने लगाया था 10 न्यूटन, चलो मुझे पता है, किस तरीके से नापा होगा मैंने। मगर ये मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स है? मैंने तो नहीं लगाया, ये तो रस्सी का हिस्सा लगा रहा है, ऐसा क्यों कैसे पता चला? प्रूफ बाय कंडक्शन। मैं कहूंगा चलो मान लो 10 न्यूटन नहीं है जी, 10 न्यूटन नहीं तो क्या होगा? या तो 11 न्यूटन हो सकता है, 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रही बात? अगर 10 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? स्ट्रेट फोर्स तो ये रस्सी पे क्या हो रहा है? आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 11 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसा हो गया रस्सी पे? 1 न्यूटन 1 न्यूटन बैकवर्ड, है जी। तो फिर इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन 1 न्यूटन अपॉन इट्स मास ऑफ द रोप। इसका मास कितना है? बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, जीरो के ऑलमोस्ट। जीरो का मतलब मैं इसको 0.00001 लिख दूं, फिर एक्सीलरेशन कितनी हो गई? 1 पॉइंट 0.00001 कितना होता है? इज इट नॉट? 10 ऐसा हाँ कुछ है? तो हम्म ये तो रस्सी पीछे भाग जाएगी बड़ी तेजी से, ब्लॉक को भी छोड़ देगी। हम्म मगर ऐसा तो प्रैक्टिकली होता हमने नहीं देखा। आपको लोग कहेंगे ये क्या बात है, हमने आगे खींचा रस्सी पीछे जा रही है, क्या बात हुई? तो दैट इज एन एब्सर्ड कंक्लूजन।
इसका मतलब ये फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं। नहीं हो सकता। क्या 9 हो सकता है? अगर 9 होता तब क्या होता? 10 न्यूटन। चौदह। चौदह। क्या होता? 10 न्यूटन आगे लगता और 9 न्यूटन पीछे लग रहा, तो नेट फोर्स कैसा हो गया अब? 1 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। हाँ, 1 न्यूटन टुवर्ड राइट। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाती? फिर से इनफाइनाइट हो जाती, बहुत ज्यादा टुवर्ड राइट। मगर ऐसा भी नहीं है, रस्सी इसको छोड़ के कहीं भागी नहीं है। इट हैज नॉट गॉन अब्रॉड, यहीं पर ही है, फ्लाइट पकड़ के इतनी तेजी से नहीं भाग गई है ना? इसका मतलब दोनों बातें गलत हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मासलेस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सब जगह सेम होती है। प्रूव हो गया हमारा। तो कोई मासलेस ऐसा केस हुआ था जिसमें लाइक हम बोल दे स्ट्रिंग टूट जाएगी? स्ट्रिंग टूट जाएगी, टूट तो सकती है स्ट्रिंग। मान लो उसकी स्ट्रिंग की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है स्ट्रिंग की, लेट अस इट इज 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन। नॉर्मल स्ट्रिंग काफी स्ट्रांग होती है। मान लो उसकी 1000 न्यूटन, मतलब 100 किलो से ज्यादा वेट उठाएंगे तो टूट जाएगी। ऐसा तो हो सकता है। हम्म। तो फिर अगर मैं 1000 से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो टेंशन 1000 से क्रॉस कर जाएगी, तो फिर रस्सी टूट जाएगी। तो टूटना पॉसिबल है। हम इनएक्सटेंसिबल और मासलेस कह रहे हैं, हम अनब्रेकेबल कहने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना कि वो सह सके, जो कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम हो फोर्स। उससे ज्यादा लगेंगे तो टूट जाएगी। हाँ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दैट विल लिमिट द मैक्सिमम फोर्स यू कैन अप्लाई। ठीक है। हम्म। ओके। तो चलो इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसके थ्रू कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? क्वेश्चन सॉल्व तो हम आधे मिनट में कर सकते थे, मगर कंसेप्ट भी तो डेवलप करने हैं, इसलिए इसमें टाइम लगा नहीं इतना, राइट? हम्म। अब इसे बताओ और क्या होने वाला है। हमारा एक ब्लॉक था, ये 3 kg का था। एक ये ब्लॉक है, ये 2 kg का था। इसमें एक रस्सी आगे थी, इसे हमने 10 न्यूटन फोर्स से खींचा। ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। ठीक है जी। तो हमें हम्म। बताना है यहाँ पर T1 कितनी है, इसके अंदर T2 कितनी है, और एक्सीलरेशन सिस्टम की कितनी है। ये तीन अननोन है हमारे। क्या कहेंगे हम? एक्सेलरेशन 10 बाई फाइंड 5। T1, T2, A। ठीक है। तो बताओ T1 कितनी होने वाली, तो आसान है। बताओ T1 कितनी होने वाली है। T1 तो 10। हमने तो देखा कि एक जगह सारे में सेम होगा। तो T1 10। इज 10 न्यूटन। वन इज 10 न्यूटन, ठीक बात है। ओके। हम्म। दूसरी बात, आपकी बात भी बहुत बढ़िया है कि ये दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं। हम्म। आई कैन ट्रीट देम एज वन मास। हम्म। वी कैन ट्रीट 3 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 5 kg एज ए सिंगल मास। क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी शर्तें पूरी कर रहा है। हमारी शर्त क्या थी? वन वेलोसिटी वन एक्सेलरेशन। हम्म। वो शर्त तो ये दोनों मिला के भी पूरी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द हार्म हाँ। इन ट्रीटिंग देम एज वन कॉमन पॉइंट मास, सॉर्ट ऑफ, राइट? अगर हम हम्म। ऐसा कर ले तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? इन दोनों पर मिला के टू तो एक ही फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ कैन यू फाइंड T2 एंड कैन वी वेरीफाई आवर आंसर? मगर इसमें हमेशा वेरीफाई करने का हमें कुछ इक्वेशन मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आंसर एट द बैक ऑफ द बुक। वी कैन वेरीफाई आवर आंसर्स आवर सेल्व्स। दैट इज द ब्यूटी इन दिस चैप्टर। ठीक है जी। बताओ T2 कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, कैसे निकालेंगे? उसमें मास 3 kg का लेंगे। राइट। तो हमारे पास जो टेक्निक है फ्री बॉडी डायग्राम की, हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन सब पे अलग अलग भी लगते हैं। तो हम्म। कंसीडर जस्ट द 3 kg, नॉट द एंटायर थिंग। तो इसको क्या पता, इसको तो सिर्फ रस्सी से मिल रही है।
कांटेक्ट फोर्स मिल रहा है ऐसे रस्सी से, कितना लग रहा है, T2, और ये 3 kg का मास है, और इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। 6 न्यूटन। राइट, तो T2 कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 न्यूटन। कैन आई वेरीफाई फ्रॉम द 2 kg ब्लॉक, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, बोलो। इस पे आगे क्या फोर्स लग रहा था, T1 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। हाँ, T1 लग रहा था। और रस्सी क्या लगा रही है इसके ऊपर फोर्स, T2 किस तरफ, पीछे को, पीछे को ऑपोजिट रस्सी साइड T1 पीछे को क्यों लगा रही है, पीछे को, क्योंकि रोप का काम होता है कि जिस बॉडी से कांटेक्ट में है, उसको पुल करना। वेरी तो गुड, इट कैन ओनली पुल, वो कहेगी मैं तो और कुछ कर ही लॉन्ग। नहीं सकती, मैं तो पीछे ही लगाऊंगी फोर्स, आई कैन ओनली पुल। तो ऐसा T2 लगा रही है, चलो बढ़िया बात है, राइट। और एक्सीलरेशन है इसकी 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं सॉल्व इसको सेकंड लॉ से, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो आगे की तरफ, 10 - T2, दैट इज द नेट फॉरवर्ड फोर्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू तो एक्सीलरेशन। तो फिर T2 कितना आ गया, 6। 10 - 4 विच इज 6, विच इज द सेम आंसर, विच इज द सेम आंसर, तो वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट, विच इज द सेम आंसर। ठीक है जी, राइट। वेरी क्विकली एक बार 3 मास का बताओ, उसके बाद फिर हम इसको टेढ़ा करेंगे फोर्स को, बोलो। लेट्स से इट इज 5 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg। लेट अस से वी अप्लाई ए फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 35 N, and we apply a force here also, which is, let's say, 15 N. Now there are three things, this is 1, this is 2, this is 3। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये तीनों उसके ऊपर रखे हैं ऑफ कोर्स, स्मूथ सरफेस पे रखे हैं, स्मूथ सरफेस पे। अभी हमने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, राइट। बताओ क्या हमें निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन T1 T2 T3। ठीक है, लेट्स क्विकली डू इट एंड देन विल मूव इट। एक्सेलरेशन सबके मास को कंबाइन करके, हाँ, तो अभी भी थ्री यही बात है, पॉइंट सबकी फाइव वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होने वाली है, कैन ट्रीट देम एज वन मास। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो 35/10, थ्री मगर पॉइंट इनको ये पीछे भी फाइव तो खींच रहा है। हाँ, तो अगर मैं वो सबको मिला के नेट फोर्स। अगर मैं सबको मिला के एक मास मान लूं, ये मैनी मासेस वाला मैंने शुरू में कहा था ना, वो बात आ गई। ये क्या कह रहा है इसको, पीछे जाओ, ये क्या कह रहा है, आगे जाओ। जीत किसकी होगी, 35 न्यूटन। 35 बड़े वाले की जीत होगी। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स, 20। अनबैलेंस फोर्स लग रहा है 35 - 15 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिवाइडेड बाई, 5 तो कितनी एक्सेलरेशन हो गई, 2 मीटर/सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबके लिए सेम होगी, सबके लिए सेम होगी, फाइंड ऑफ एज ब्लॉक, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ईच ऑफ देम। ठीक बात है, ओके। नाउ कैन यू फाइंड द टेंशन T1 T2 T3, आई कैन से 4 ऑल्सो, दिस अनदर स्ट्रिंग T4। हाँ, चलो
T1 तो 35 ही है। वेरी गुड। T4 भी लिख दे। T2 हाँ T4 15। 15 न्यूटन। ओके, आगे क्या करेंगे अब? T2 10 होएगा। T2 10 होगा। कैसे? वो 5 kg ब्लॉक का मास लेंगे। अच्छा नहीं, पीछे भी तो है 3 kg, तो 8 kg। 2 kg वाले का बनाओ पहले, T2 के लिए। ये 2 kg है। इस पे आगे फोर्स क्या लग रहा T1 है? 35। 35। पीछे क्या लग रहा है? T2 और एक्सेलरेशन तो कितनी? 35 2। तो क्या थर्टी इक्वेशन? फाइव माइनस T2 इक्वल्स 2 into 2। वेरी गुड। तो T2 T2 कितना हो गया? 31। 31 न्यूटन। ये हमारा आ गया 31 न्यूटन, हो गया ये। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं हम? T3 बताओ कैसे निकालेंगे? इससे निकाल सकते हैं T3। T3, 3 kg वाले तो से। उसमें T3 - 15 इक्वल्स T3 आगे 3 लग रहा है, into 2। 15 पीछे लग रहा है। हाँ, T3 - 15 = 2। -3 into 2। वेरी गुड। तो T3 कितना हो गया? तो 21। 21 न्यूटन। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल। वेरीफाई करो यहां से, 5 kg वाले से। वेरिफिकेशन हाँ क्या हो जाएगा? ये 5 kg है। आगे थर्टी क्या लग वन रहा है? माइनस 21। 31 न्यूटन आगे लग रहा है, 21 पीछे न्यूटन पीछे लग 21। रहा है। और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 31 - 21 = 10। = 5 to 2, यस। वेरीफाइड। तो वी आर हैप्पी दैट वी गॉट द राइट आंसर्स। ओके। तो दिस वाज सम इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन इन तीनों में ग्राउंड क्या फोर्स लगा रहा था? बताओ, फोर्स इज बाय द ग्राउंड। इसमें बता सकते? mg और नॉर्मल। इस पे कितना नहीं, लगा रहा mg था, तो इस पे कितना प्रॉब्लम। लगा था, इस पे कितना लगा रहा था? और जी को 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले mg। लें अगर, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा था? इसका 3G 30 न्यूटन कह रहा है मैं नीचे 30। जाऊंगा, मगर ग्राउंड क्या कह रहा है, मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा। तो कितना लगेगा? 30 न्यूटन अपवर्ड लगाए। 30 न्यूटन। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, इसको क्या कहते नो। हैं? और इसके ऊपर कितनी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन? 50। 15 न्यूटन। और इस पे कितनी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन? 20। 20 न्यूटन। तो 30 + 50 + 20 विच इज लाइक 100 न्यूटन, विच इज इक्वल टू द कंबाइंड, विच इज इक्वल टू कंबाइंड वेट इट हैज बीन अप्लाइड ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा ग्राउंड था, ये हमारा ब्लॉक था जी। लेट अस इट इज 5 kg and we apply a force of, let us say, 15 Newton and at an angle of 37 degree, like this. ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई? ये स्मूथ है, आई एम नॉट राइटिंग एनी वर्ड्स, द वर्ड्स आर कंटेन्ड इन द फिगर इटसेल्फ, राइट? फाइंड क्या क्या करना है हमने? फाइंड टी एन ए। फाइंड टी एन ए। टी मतलब क्या? टी आप बताओ क्या हो सकता है? इसकी स्ट्रिंग से खींच रहे हैं, स्ट्रिंग में टेंशन। अच्छा ठीक।
हम्म। तो स्ट्रिंग में टेंशन पता है आपको, तो हमने 15 न्यूटन लगा तो 15 न्यूटन ही होगी, हम्म है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं। एक्सीलरेशन क्या होगी और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन पहले तो वो करेंगे इसको 15 sin थीटा 15 cos थीटा में ओके, से ठीक है, डिवाइड कर दो, बताओ कंपोनेंट क्या आ गए, इधर फोर्स कितना लग रहा है? परपेंडिकुलर 15 cos 57 जो है 12 वेरी गुड, और ये वाला? हो जाएगा 9 नहीं 9 थ्री नहीं बाई फाइव हाँ, 9 न्यूटन, ठीक है। 9 हम्म, ठीक है, तो बताओ ए क्या आ जाएगी? हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। ए ए क्या है, आगे की तरफ चलेगा ये, क्या हवा में उड़ेगा ये, क्या ऊपर उठेगा ये, विल इट लीव द ग्राउंड? बोलो, विल द ब्लॉक लीव द ग्राउंड? विल द ब्लॉक लीव द ग्राउंड? नो, व्हाई नॉट? अपवर्ड फोर्स इज ओनली 9 न्यूटन, बट द डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इस की किसी भारी चीज को मैं 9 न्यूटन से उठा सकता हूं क्या? नहीं, तो दिस विल नॉट लीव द ग्राउंड। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कोई भी एक्सिलरेशन नहीं है। नहीं तो ओनली एक्सिलरेशन इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दी हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन कैन कम ओनली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो फिर एक्सिलरेशन कितनी हो गई इसकी? 12/5 2.4 12/5, विच इज लाइक 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई इसकी? 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई? 50 भाई, ग्राउंड इसका फ्री ग्राउंड इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा 59 59 इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? 9 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, 9 न्यूटन और 50 नीचे न्यूटन से लग रहा है नीचे की तरफ वेट इसका, अच्छा और नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रही है यूं। हम्म So far as this direction is concerned, is it not a problem in statics? It is not moving in this direction. So that means the forces हम्म must be balanced, right? हाँ इसका क्या मतलब हुआ? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो फोर्स बैलेंस होंगे। हम्म तो क्या हो गया? 10 + 9 = 50 n+9 इज इक्वल टू 50। तो एन कितना आ 40 गया? 40 41 न्यूटन। एन कितना आ गया? 41 न्यूटन। बढ़िया बात है। ऐसा हमने इसको सॉल्व किया थी। एन इज इक्वल टू 41 न्यूटन। एन इज इक्वल टू 41 न्यूटन। ठीक है, so this is some beginning of dynamics we did। इसमें एक हमने सर्किट एलिमेंट यूज किया विच इज द स्ट्रिंग, और उसमें टेंशन होती है। एक दूसरा हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन की, बिटवीन टू सरफेसेस देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा में क्या हम्म होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है बिटवीन टू सरफेसेस, जो हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया है। बट आई थिंक द टाइम हैज नाउ कम, वी कैन इंट्रोड्यूस द फ्रिक्शन। या तो हम अब हमारे पास आगे दो रास्ते हैं यहाँ पर, या तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करें, या हम पुली इंट्रोड्यूस करें। इनमें से दो से हम आगे बढ़ा लेके जाएंगे अपनी स्टडी। बताओ क्या पहले करना चाहते हो आप? या तीसरा हम इंक्लाइन प्लेन भी कर सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन कर लेते हैं पहले। हम्म मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ ही पे रखते हैं अभी, उसके बाद फ्रिक्शन कर लेंगे, ठीक है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन,
ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जी। दिस एंगल इज थीटा। यहां पर ये ब्लॉक है, इसका मास एम है। ग्रेविटी ऐसे लग रही है नीचे की तरफ जी। ये स्मूथ सरफेस है। हम्म, व्हाट विल हैपन टू एम? विल इट फॉल डाउन? कंस्ट्रेंट डाउन इक्वेशन। हम्म, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या कहती है? कॉमन सेंस इक्वेशन। दिस विल स्लाइड डाउन। कॉमन सेंस एवरीडे ऑब्जर्वेशन। m slides down. M slides down the incline. It slides down the inclined plane. ठीक है। हमें निकालनी है इसकी एक्सीलरेशन क्या है, और हमें निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो a इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू व्हाट। दीज आर आवर टू क्वेश्चंस। दीज आर आवर टू क्वेश्चन। बताओ, यू नो द आंसर्स। acceleration mg sin theta by m, तो g वेरी sin गुड। theta बनेगा। एक्सीलरेशन विल बी mg sin थीटा बाई m, so that is g sin theta. जी sin theta। वेरी गुड। normal reaction mg cos theta। नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। ठीक है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है? आर यू क्वाइट हैप्पी विद दिस, राइट? हाँ। यू आर क्वाइट हैप्पी विद दिस। तो दिस ओके। इसके बाद अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यू कैन डू दोस थिंग बाय अप्लाइंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अप्लाइंग दोस थिंग, राइट? यू कैन सॉल्व इट। ओके, वेरी गुड। तो दिस इज अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। नाउ वी हैव आइदर फ्रिक्शन टू इंट्रोड्यूस और वी डू पुली। और उसके बाद फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे सूडो फोर्स। ये तीन चीजें भी हमने करनी है, फ्रिक्शन, पुली एंड सूडो फोर्स, राइट? हम्म। लेट अस डू पुली। थोड़ा सा पुली हाँ क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा फ्रिक्शन करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करके करेंगे। ठीक ठीक है। है। ओके। पुली, सबसे पहले हम पुली करेंगे फिक्स्ड पुली। क्या करेंगे? फिक्स। फिक्स्ड पुली। एक दूसरी भी होती है मूविंग पुली, राइट? हम्म। दोनों का अलग अलग पर्पस है, उन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है। पहले हम आसान करते हैं, फिक्स पुली स्टार्ट करते हैं। फिक्स पुली कहाँ यूज करते हैं ट्रेडिशनली? आपने पिक्चरों में देखा होगा, सब जगह देखा होगा। है, पानी कुएं से निकाल वेल। के लाते हैं। हाँ। कुएं में से पानी कैसे निकाल के लाते हैं? ये वेल्स। एक डंडा है, ये हमारा वेल है। वेल में से पानी भरा हुआ है। ठीक है जी। तो ये तो वेल चलो है, ये ग्राउंड है। वेल तो नीचे गहरा है ना, ग्राउंड के नीचे तक है। ये वेल है। हम्म। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा वेल है। हेयर इज द मैन और वुमेन जो भी है। यहां पर एक इसमें पुली लगी हुई है। यहां पर एक पुली लगी हुई है। तो ये रस्सी इसके ऊपर डालते हैं, और रस्सी नीचे जाती है, और यहां से बाल्टी है हमारी। इसको रस्सी को खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर उठती है ना? इसको रस्सी हाँ। को खींचते हैं, बाल्टी ऊपर उठती है। ऐसा क्यों किया हमने? सीधा यहां से ऐसे लटका देते बाल्टी और खींच लेते। ऐसा भी तो कर सकते थे, कर सकते थे ना। मगर ऐसा किया, ऐसा क्यों? दिस इज नॉट कन्वीनियंट, राइट? दिस इज नॉट कन्वीनियंट। दिस इज नॉट कन्वीनियंट। तो ये फिक्स पुली क्या करती है? फिक्स पुली क्या करती है? इट प्रोवाइड्स convenience of direction. It provides convenience of direction. वाह भाई वाह। It provides convenience of direction. It provides convenience of direction. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो ऐसी बड़ी सी चीज है ये। अब मैं इसको कैसे उठाऊंगा? इसका साइज बहुत बड़ा है, अगर हल्की भी है तब भी तो उठाना मुश्किल है। हाँ, अगर इसमें बीच में एक हुक लगा हुआ है,
और मैं रस्सी से बांधूं और रस्सी को ऐसे पुली से, यहाँ पुली है ना, अब मैं ऐसे खींच हम्म सकता हूँ, उसको पुल करूँ ऐसे, तो ये ऊपर उठ जाएगी, राइट? ऐसे। हम्म अगेन आई कुड हैव पुल्ड इट लाइक दिस, बट जस्ट प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? तो सिंपल, इसको कहते हैं सिंपल पुली है, इसे फिक्स पुली, राइट? सिंपल फिक्स पुली है। व्हाट डज इट डू? इट जस्ट प्रोवाइड द कन्वीनियंस होता है। convenience of direction, that's all it provides, nothing else, right? It just makes me choose the direction in which I want to apply force, right? अगर मैं ऐसे खींचता तो क्या करना पड़ता? मुझे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता, मगर अब मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूं? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स, आई एम अप्लाइंग डाउन। डाउनवर्ड फोर्स। फायदा हो गया ना? हम्म अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मसल से खींचना पड़ेगा। ज्यादा। डाउनवर्ड फोर्स तो मैं इसमें लटक भी सकता हूं, अपने वेट से भी खींच सकता हूं। मेक सेंस? तो अगर मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो दे कैन यूज देयर ओन वेट, राइट, टू लिफ्ट समथिंग, राइट? इट बिकम सो कन्वीनियंट। यू गॉट द पॉइंट, हाँ। राइट? हाँ। तो दिस प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं। चलो, इसमें क्या होता है, टेंशन सारे में सेम होती है जी। अगर मैंने इसको यहां से 100 न्यूटन से खींचा तो क्या होगा? यहां पर भी 100 न्यूटन, हाँ। यहां पर भी 100 न्यूटन, इसको भी 100 न्यूटन से मिलेगा। सारे में टेंशन कैसी? 100 न्यूटन। तो एज्यूम क्या कर रहे हैं हम? वी आर एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली। हम्म और क्या हम यूज कर रहे हैं? एज्यूमिंग मासलेस पुली, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। तो चलो उसके दो तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको टाइम हो गया। बोलो। ये हमारा ऐसा है, ऐसे हमने ये पुली ऐसे लटका रखी है, ये पुली इसके ऊपर घूम सकती है। इट कैन रोटेट लाइक दिस, ठीक है? ये हमारा एक मास है, मान लीजिए 10 kg, और यहां से मैं ऐसे इसको खींच रहा हूं। एफ फोर्स लगा रहा हूं, राइट? सपोज एफ इज 150 न्यूटन। तो बट व्हाट विल द एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक? क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वो एक्सीलरेशन? 150। जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। हम्म तो फोर्स ज्यादा है जो हम अप्लाई कर रहे हैं देन जो नीचे mg लगा है। हाँ। तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। हाँ। तो तो एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक क्या हो जाएगी? इसको इसका ऊपर एक और डायग्राम मतलब बनाए। 50। हम कहेंगे नीचे लग रहा है इसका 100 न्यूटन फोर्स, वेट इसका, और ऊपर कितना लग रहा है? 150। 15, बिकॉज डायरेक्शन बदल जाएगी इसकी, टेंशन आगे यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन कितनी हो गई? 150 माइनस 1 बाय m। हो गया 5। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? हम्म इट इज अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो दिस विल हैव एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आसान, सिंपल हमने किया है। ओके, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करें। इधर हमने लटकाया मान लीजिए 10 kg, इधर हमने लटकाया है 12 kg। massless frictionless pulley. Now what will happen? और 12 kg वाली साइड में
एक्सेलरेशन अब क्या होगा? 12 के इक्वल वाले साइड में एक्सेलरेशन रहेगी तो ये भारी है, नीचे जाएगा हाँ। और ये ऊपर जाएगा। क्या दोनों की एक्सीलरेशन बराबर होगी मैग्नीट्यूड में? हाँ। क्योंकि रस्सी का साइज तो नहीं बदल सकता। हम्म। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या कहती है? कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाए सबसे पहले, वो क्या कहती है? अगर ये ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये भी ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम्म। वो डाउनवर्ड, वो अपवर्ड। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम? स्ट्रिंग में टेंशन टी है, हमें हम्म। टी की वैल्यू अभी नहीं पता, हमें निकालनी है। हमें ए निकालना है और टी निकालना है, दो ही तो अननोन है हमारे। बताओ क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं कि 120 माइनस टी इक्वल्स 12 है और टी माइनस 100 इक्वल्स 10 है। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 20 120 इक्वल्स माइनस 100 22। हम्म। ए इज इक्वल टू 20 में 20। 12/22, सॉरी 20 20/22, या राइट। 12g माइनस 10g, 12g माइनस 10g अपॉन टोटल मास। दिस हाँ। फोर्स इज सेइंग गो दिस वे, 10g is going this way, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 12g माइनस 10g। माइनस We 10। can still take them as one mass in that sense, right? Because they are having the same acceleration, although in different direction. But yeah, so this becomes 2g/12, right? So g/11, हाँ। that is the value of A. अब टेंशन निकाल सकते हैं हम। टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन इस इक्वेशन में डाल दो। 120 माइनस टी इक्वल टू 12 है। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो टी भी निकल जाएगी। 1200/11। टी इज इक्वल टू 12। 120 माइनस 12 है। हम्म। 120 माइनस 12 इंटू, दिस इज 10 10 बाई बाय 11, राइट? 11। ऐसा हो गया है। हम्म। हम्म। जो भी आंसर आएगा, इट विल बी लेस देन 120, राइट? इट कांट बी मोर देन 120। तो ये हमारा आ गया टेंशन, राइट? मैं हम्म। आपसे ये कहूंगा, इसकी रिजल्ट अगर हम याद रख लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये सिंपल वाला केस। इसके रिजल्ट क्या, बताओ क्या निकलेंगे? हम जनरल केस सॉल्व कर लें। मान लीजिए M2 है, ये M1 है, और एक G लग रही है। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो गई? M2 माइनस M1 इंटू जी हम्म। अपॉन M2 प्लस M1। And- ये ठीक है? एनी डाउट? नहीं। एक्सेलरेशन M2 माइनस M1 जी अपॉन M2 प्लस M1। और T क्या हो जाएगी? M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। M2। हम्म। ऐसा? तो T कितनी आ गई? M2G माइनस दिस, राइट? G माइनस M2G कॉमन ले लो, तो 1 माइनस, M2 माइनस। ऐसा? हम्म। तो कितना आ गया ये? इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया? 2M2। फिर से करो। 2M1 अच्छा हाँ। two- अपॉन, हम्म। ऐसा? तो कितना हो गया ये?
ऐसा हुआ? हम्म, ये देखिए कुछ याद आता है? ये कोई क्वांटिटी होती है ए और बी, उनका हार्मोनिक मीन क्या होता है? पढ़ा है मैथ्स में? हार्मोनिक क्या होता है? 2ab अपॉन a+b। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a+b/2। एक प्लस और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। ये बताओ ना चाहिए मैथ्स में। अभी पढ़ा है, अभी एपी पढ़ा पढ़ा। है। प्लेयर पढ़ा। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है? इधर टेंशन लग रही है m1g, इधर लग रही है m2g। तो दोनों का जो हार्मोनिक मीन, दैट इज द टेंशन। वाह भाई वाह। द टेंशन इज द स्ट्रिंग इज नथिंग बट द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू टेंशन। इज नॉट ए गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट? हम्म, अब आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा वो क्वेश्चन दे दूं तो आपको आसानी से याददाश्त से आप कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ये 3 kg है, ये 4 kg है, ठीक है, बताओ टी कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 3 और 4 का हार्मोनिक में कितना हो गया? 2 × 3 × 4 अपॉन 3+4 एंड दैट इंटू जी। हम्म, तो 24/7 g, दैट बिकम द टेंशन। और एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी? m2 - m1 4 - 3 1 इंटू जी, जी अपॉन बस। 7। तो सीधा हो गया ना, विल सेव टाइम, राइट? विल सेव टाइम। ऐसे बस एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। यू आर डूइंग वेल। ऐसी मेहनत करते रहोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपको आता भी है, जो आप सीख रहे हो कोचिंग में आपको आता है, विच इज गुड। ये ठीक हो गया, राइट? हाँ। तो ये हमारा इस तरीके का हो गया जी। अच्छा, अगर हमारा एक पुली क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से इसके और निवांसेस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये हमारी टेबल है जी। एक ब्लॉक हमारा टेबल पे रखा है, m1। यहां से हमारी स्ट्रिंग लटकी हुई है। ये पुली हमारी यहाँ दीवार इस पे लगी हुई किनारे पे, और यहां से ऐसे नीचे रस्सी जा रही है, m2 है। अब बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगी ब्लॉक्स की? अब क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सिंपल केसेस ना, तो सब किए होंगे। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं M2 ग्रेटर है तो उसकी। m2 ग्रेटर वगैरह की बात ही जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। m1 तो बेचारा अच्छा, कहीं जैसे कुछ कर ही नहीं रहा। नॉर्मल। हाँ, ये तो तो फिर सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस है। हाँ। तो m2 चाहे छोटे से छोटा हो तब भी इसको खींच लेगा, क्योंकि ये तो कहीं अपोजिट फोर्स लगा ही नहीं रहा ना कुछ। हम्म, हम्म। तो यहां पर ये बोलना जरूरी नहीं है m2 इज मोर देन m1। वो वहां पर था पहले क्वेश्चन में। तो इसमें हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स। हाँ, इसमें हमेशा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगी, अनलेस फ्रिक्शन इज सो हाई दैट इट डज नॉट मूव। हम्म, तो आइदर इट विल नॉट मूव और इट विल मूव डाउन, इट कांट गो दिस वे, राइट? हाँ। वेरी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है जी। यू आर म्यूट। मतलब वही वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? वो वाला क्यों लग जाएगा? उसमें तो m1g इसको उल्टा खींच रहा था, यहाँ पर तो वो नहीं खींच भी रहा है। हाँ। है ना? तो उसमें क्या करेंगे? हम कहेंगे चलो अ, टेंशन टी ले लेते हैं। हम्म, तो टी ऐसे लग रही है, इसका पुल कर रही है इसको। तो एक्सीलरेशन हाँ। इसकी अगर ए है, कंस्टेंट इक्वेशन क्या कहती है कि अगर ए से राइट को जा रहा है तो ए से नीचे जाएगा। ये तो हम्म, बात समझ में आती है। हाँ। तो उसकी इक्वेशन क्या बन गई m1 की? M1 T इक्वल्स M। वेरी गुड। हाँ। और m2 की क्या बन गई? m2g। M2G माइनस T इक्वल्स M2 है। वेरी गुड। अब फिर से दोनों को ऐड कर दूं मैं? हाँ।
तो क्या बन जाएगा? तो फिर M2G इक्वल्स एक 1 प्लस M2। हाँ यही बनेगा। इसमें M2G माइनस M1G नहीं है, क्योंकि M1G को हम्म जो अपोजिट फोर्स नहीं लगा रहा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना हो गया? सिंपली M2G अपॉन M1। हम्म और टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा? टेंशन M1 into M2G by M1 plus M2। वेरी गुड। तो पहले वाले से आधी रह गई टेंशन। पहले में 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G थी, और इसमें हम्म हाँ फिर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G, ऐसी होगी टेंशन। ये ठीक बात है, ये आपने सॉल्व कर लिया। तो देयर इज सम पैटर्न इमर्जिंग, राइट? दिस वाज हार्मोनिक मीन, बाय द वे इसको आगे काम आएगा। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। इसको क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। तो दो मासेस अगर है M1 और M2, उनका रिड्यूस मास को म्यू लिख देते हैं, और वो कितना होता है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M। ठीक है, याद रहेगा। फिर बाद में यूज कराऊंगा इसका, बहुत काम आता है रिड्यूस मास, बहुत काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दिस इज द हम्म M1 M2 अपॉन M1 प्लस M। तो ये दो केसेस हमने सिंपल वाले किए इस तरीके के, राइट? शैल वी स्टॉप? शैल वी डू जस्ट वन मोर? थर्ड एक और कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंक्लाइन प्लेन भी किया, दोनों इंक्लाइन प्लेन प्लस पुली दोनों मिक्स कर लेते हैं। तो मान लो हमारा ऐसा है जी, दिस इज 53 डिग्री, दिस इज 37 डिग्री, here is my pulley, this is a 5 kg block, this is a 10 kg block। ये फिक्स पुली है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है। these surfaces are smooth, can you find the tension in the string and acceleration of the blocks? ठीक है जी। टेन केजी का तो ज्यादा वेट है, तो उधर एक्सीलरेशन लगेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, एंगल भी छोटा है ये। मतलब mg साइन थीटा भी 10 kg की राइट, तरफ ज्यादा है। वेरी गुड। तो इस तरफ का फोर्स कितना है? वैल्यू निकाल लो आप, कितना फोर्स है? इट इज 60 है। 10। इसको जी की टर्म में ही करो, 10G तो इंटू साइन 37 60 इज 3/5, राइट? तो कितना हो गया? 6G, राइट? और यहाँ पर कितना है? 1 g है जी, सिर्फ जी है। यहाँ पर तो नहीं सिर्फ जी नहीं आएगा, 4 g। 6G था, यहाँ पर कितना है? 4G है। 4। 4G। तो फिर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? जैसे पहले क्या था, 6G का कहता है इधर जाओ, 4G हाँ कहता है इधर जाओ, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 60 minus 2। एक 60 मिनट। माइनस 4G डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। 2G/15। अच्छा हाँ सर।
आपने मास गलत ले लिया था। हाँ। दोनों का टोटल मास लेंगे, जैसे पहले किया था ना फर्स्ट वाले में, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। हम्म, इसमें m2g साइन थीटा माइनस m1g साइन थीटा, m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m1, ऐसे लिखते हैं इसको हम। m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई m1 M1। m2, दैट बिकम्स आवर एक्सीलरेशन। टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन दैट इज लिटिल ट्रिकी राइट। सेम, मतलब ऐसे फॉर्मूला में डालना। हाँ, पर फॉर्मूला में कैसे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करके देखें और एक पैटर्न भी बना ले तो अच्छा रहेगा। पहले हमने क्या पैटर्न बनाया था कि भाई साहब ये कह रहा है 3g इधर टेंशन, ये कह रहा था 4g इतनी टेंशन, तो एक्चुअल टेंशन क्या थी इन दोनों का, जो हार्मोनिक मीन, एक्चुअल टेंशन क्या थी इन दोनों का हार्मोनिक मीन, ऐसा कुछ निकाला था हमने राइट। हम्म। ऐसा निकाला था। और जब एक ही लगा रहा था तो इस केस में अगर ऐसा करेंगे तो इधर ये क्या लगा रहा है, ये तो 6g लगा रहा है तो और ये 4g 60 लगा रहा है। माइनस। तो 6g और 4g की वो क्या हो जाएगी हार्मोनिक मीन? क्या ऐसा काम करेगा? हम वेरीफाई करके देख लेंगे। डज इट वर्क? अगर वर्क करता है तो बहुत अच्छा, आगे के लिए आराम हो जाएगा। तो वो क्या होना चाहिए, 2 × 6g इंटू 4g, 2ab/a+b राइट। बट वो तो मास नहीं है ना, ये तो वो तो फोर्स। मास थे। हाँ, तो कॉम्प्लिकेट इतना आसान नहीं है इसका मतलब राइट। इसका मतलब इतना आसान नहीं। मतलब फॉर्मूला में तो मास नहीं है, तो इधर ये तो फोर्स नहीं हाँ। हो गया। हाँ, तो हम इसको देखो वैसे तो सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। टी को बताओ कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर एक साइड से कर ले कहीं से भी, सिक्स। यहाँ से कर हाँ। ले। 6g - t इक्वल्स 10 है। इज इक्वल टू 10 × a विच इज 2g/15। ठीक है, तो टी कितना हो गया, 6g - 20g/ सिक्स। 15। इसको तो काट देते हैं, 4/3 है। 6g - 4g/3 कितना होता है? 6g - 4g/3 14/3। है जी, 14, 14 J/3। 14g/3, 14g/3, दैट बिकम द टेंशन, दैट बिकम द टेंशन राइट। मगर क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है? मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला इसका राइट। इसका फॉर्मूला होता है म्यू, जो रिड्यूस मास है, इनटू, अगर ये ना होती स्ट्रिंग तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या होती, g sin θ1, और उसकी एक्सेलरेशन होती g sin θ2। बस यही टेंशन आएगी। करके देखो आप। म्यू की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 by m1 m2 अपॉन m1 + m2। हाँ, 25 और g बाई। इंटू sin θ1 + sin θ2 कितना है, 3/5 + 4/5। कितना हो गया ये, 7/5 राइट। दिस इज 1/3। तो 10g/3 इंटू सेवन बाई 7/5। फाइव आ गया ना, 14g/3 है हाँ। राइट। या इसका मैं एक्सप्लेनेशन फिर आपको दे सकता हूँ, बट सवाल है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर ये फास्ट टेक्निक्स बहुत काम आती है। ये फास्ट टेक्निक बहुत काम आती ये है ना। सिर्फ पुरी में काम करेगा या सारी केसेस के? सारे केसेस का क्या मतलब हुआ, इन जितने आज हमने सारे केसेस जितने किए ना सब में काम करेगा ये। जितने भी केस हमने किए आज सब में काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो जब दोनों साइड से लटका हुआ था, है, तो हमारी टेंशन क्या आएगी, म्यू
इंटू ये जी से नीचे जाना चाहता था और ये भी जी से नीचे जाना चाहता था, म्यू इंटू 2G। आ गया ना, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2G। हम्म इस वाले केस में, टेबल वाले केस में, इसमें देखो क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 तो जी हो गया, म्यू हो गया, और ये जाना चाहता है जी से, और ये तो जाना ही नहीं चाहता, तो फिर टेंशन क्या हो गई, m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 मैच कर गया कि नहीं, हाँ। और इंक्लाइन प्लेन भी मैच कर गया। तो सारे केस में काम करता है। टेंशन क्या होती है, म्यू इंटू, अब अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा, दोनों की एक्सेलरेशन को ऐड कर दो। हाँ, राइट। क्या ये प्योर तुक्केबाजी है या इसमें कुछ फिजिक्स भी है, इसके पीछे फिजिक्स भी है, राइट। मगर वो फिर धीरे धीरे बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इंटरेस्ट यू टेक, राइट। पर आपको पैंतरेबाजी की किताब मैंने बता दिया, सो दैट यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इजीली, राइट। तो नाउ यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, राइट। हाँ। वी विल जस्ट एंड विद, आप मुझे बताओ, ये मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री नहीं लेते, 30 डिग्री ले लेते हैं, चलो। ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हमारा 10 kg है, ये भी 10 kg है। बताओ एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, बिना कुछ सॉल्व किए सीधा, मतलब बिना कोई रिवार्ड बना के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूले। क्या करेंगे हम, पहले टेंशन का अगर निकालें हाँ उसी क्या हो जाए, फॉर्मूला से, टेंशन टेन की जरूरत इंटू नहीं है, ये निकालो पहले। अच्छा चलो दोनों निकालो, हाँ। 10 इंटू 31/2 प्लस 3/2। और नीचे क्या है, 20 है, राइट। हम्म तो टेंशन कितनी हो गई, 11/10 11G/2। 11G/2। हम्म वेरी गुड। पीस ऑफ केक आसान हो गया, कितना निकालना। हाँ। और एक्सेलेशन, एक्सेलरेशन अब टेंशन का पता है तो फॉरवर्ड उसी। फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय हाँ। टोटल मास, हम्म उससे निकालो, फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। इधर क्या लग रहा है, 10 sin 37, 10 sin 37। 6 न्यूटन। 10। इधर कितना लग रहा है, हाँ। 5 न्यूटन। 6 G/N। ये 6 न्यूटन, अच्छा सॉरी 6 G न्यूटन, यू आर राइट। एंड दिस 5G न्यूटन। हाँ। तो फिर एक्सेलेशन क्या हो गई, 6G - 5G अपॉन 6G - 5G अपॉन टोटल मास। 1/11G। आया कैसे आया ये, नहीं, 1/20। G/20, यस। हाँ, G/20। G/20, ठीक है। वेरीफाई करिए यहां से, बताओ। 6G - टेंशन शुड बी इक्वल टू 10A। वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या है, 6G - 11G/2 हम्म इक्वल टू 10 टाइम G/20। हम्म क्यों, बराबर आ रहे हैं, हाँ। नहीं, 6G, नीचे। इधर फोर्थ लग रहा है 6G,
पीछे लग रहा है टेंशन टी, तो 6G आगे टी पीछे, 6G माइनस टी इज द नेट फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 × A। 6G, अच्छा मैंने 6G लिखना चाहिए था ना, मैं जी 10 वैल्यू था। 6G माइनस 11G/2 10G/20, विच इज लाइक G/2, राइट? इज इट वर्किंग? या 11G/2 माइनस 11G/2 विच इज लाइक G/2 इज इक्वल टू G/2, वेरीफाइड, राइट? बढ़िया, आसान है सॉल्व करना आपको। तो हमने बिना फ्रिक्शन के इंक्लाइन प्लेन और पुली मिक्स करके क्वेश्चन हमने किए, प्योर इंक्लाइन प्लेन के भी किए, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, राइट? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो हम कहें कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जी, इसका मास m है, ये सरफेस स्मूथ है, इसके ऊपर हमने एक और रख दिया मास। अब क्या होगा? ये इसको दबाएगा तो ये नीचे गिरेगा और ये ऐसे चलेगा, है नीचे वाले मूवेबल है। ऐसे देखे होंगे ना क्वेश्चन आपने? ये नीचे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो ऐसे कैसे होंगे वो फिर थोड़ी और करते हैं, फिर अभी तो देखा नहीं आपने, फिर करेंगे। तो लेट्स स्टॉप हियर। अभी थोड़ा उसके पहले फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन वी विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे विल रिक्वायर सूडो फोर्स, दे विल बी मोर इजीली डन विद सूडो फोर्स। तो उसके पहले कुछ और भी चीजें करेंगे सूडो फोर्स की, उसके बाद यहाँ तक तो बाद में पहुंचेंगे। अभी कुछ चीजें और करनी है हमने। पुली के भी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, सिंपल वाले की है। ओके, ओके।